तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 19 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक इसको देखा था। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे या जाने जाते हैं। तो देखिए, सुश्रुत की अगर बात करें तो ये इसको शल्य क्रिया का जनक माना जाता है, ठीक है ना, ये तो हम सभी को पता है। अगर हम लोग सौमल्य की बात करें तो ये आपका गुप्तकालीन नाटककार होता है, तो ये गुप्तकालीन नाटककार था। इसके अलावा अगर देखें हम लोग तो शूद्रक जो है ये भी आपका गुप्तकालीन नाटककार होता है, तो ये भी गुप्तकाल का नाटककार होता है। सौमल्य भी गुप्तकाल का नाटककार होता है। इसके अलावा अगर सुश्रुत की बात करें तो इसको शल्य क्रिया का क्या माना जाता है, तो जनक माना जाता है। इसके अलावा अगर देखिए तो ये चौथा नंबर ऑप्शन की जो आपका शौनक है, ये शौनक जो है वो आपका ऋग्वैदिक कालीन जो है ऋषि था। तो ये ऋग्वेद काल का एक ऋषि होता है, ऋषि मुनि होता है शौनक। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो सौमल्य शूद्रक तो नाटककार थे, औषधि क्षेत्र में इसका उतना ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो था ही। सुश्रुत की अगर बात करें तो ये अपना शल्य क्रिया के लिए बहुत फेमस थे और उनका जनक भी माना जाता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि सुश्रुत का अगर देखें हम लोग तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि औषधि का जनक है। लेकिन अगर शौनक की बात करें तो ये आपका तो ऋषि था ऋग्वैदिक काल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर देखिएगा बीपीएससी इसमें आंसर ए माना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी सही है, क्योंकि सुश्रुत जो था वो शल्य चित्र मतलब कि शैल्य जो है चित्र या मतलब शैल्य चित्र नहीं बोलते उसको, शल्य क्रिया बोलते हैं। तो शैल्य क्रिया का ये फाउंडर इनको माना जाता है और उसमें उस काम में ये निपुण थे। जबकि सौमल्य और जो शूद्रक थे वो तो भैया नाटककार थे, इसे दोनों नहीं मान सकते। शौनक की बात करें तो वो ऋग्वैदिक काल का एक ऋषि मुनि था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी सही गया था ए की तरफ। लेकिन घटना चक्र में जो है वो दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें गया घटना चक्र और बीपीएससी ए को माना है। और मेरे अनुसार आप बीपीएससी की तरफ ही जाइए, क्योंकि ए ही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है। हम लोग सुश्रुत की बात करते हैं, सुश्रुत का, चरक का और धन्वंतरि का, तीनों का जो संबंध जो है आयुर्वेद से है, जबकि भास्कराचार्य का ये नहीं है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। धन्वंतरि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। ये जो आपका धन्वंतरि है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त जब गुप्त काल चल रहा था तो उसी में ना चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न रहते थे, ठीक है ना। ये तो हम सभी को पता है, नवरत्न रहते थे। और इन्हीं नवरत्नों में से जो फेमस कौन कौन थे, जैसे कि आपका कालिदास हो गया, धन्वंतरि हो गया, छपनक हो गया, शंकु हो गया, बेताल भट्ट, फिर आपका घटकरपर हो गया, वरुरुचि हो गया, अमर सिंह हो गया। तो इनमें धन्वंतरि भी आता है, ठीक है ना। तो नवरत्नों में से एक था। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तो धन्वंतरि जो है वो आयुर्वेद विज्ञान के प्रकांड जो है क्या है, ये पंडित थे, मतलब ये आयुर्वेद को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो धन्वंतरि के बारे में हम लोग समझ गए कि ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो विक्रमादित्य कहा जा रहा है उन्हीं के नवरत्नों में से एक थे, और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। और अगर हम लोग चरक की बात करें और सुश्रुत की बात करें तो चरक और सुश्रुत साहब भी क्या थे, तो ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक जो है वो आपका कनिष्क के राजवैद्य थे। तो चरक की बात करें तो ये किसके दरबार में रहता है, तो कनिष्क के दरबार में रहता है चरक, ठीक है ना। आगे देखिए, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, तो कनिष्क के दरबार में रहता था चरक और वही जो है वो चरक संहिता का रचना किया है। अगर हम लोग देखें भास्कराचार्य, ये तो आपका खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। तो भास्कराचार्य की बात करें, ये भी आपका गुप्त काल में ही आएगा, लेकिन ये गुप्त काल में ये आपका आयुर्वेद शास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये आपका खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था, खगोलज्ञ और गणितज्ञ था। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की है। तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत
शिरोमणि जो है वो पुस्तक लिखा है, इसका रचना किया है। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर जो है वो प्रकाश डाला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये तीनों गुप्त काल के आयुर्वेदिक जो है वो पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञाता थे, जबकि भास्कराचार्य जो थे वो गणितज्ञ थे और आपके एक खगोलज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि एक पुस्तक है लीलावती, तो लीलावती के लेखक कौन होते हैं, किसके द्वारा ये रचना किया गया है? तो हम सभी को पता है लीलावती जो है वो भास्कराचार्य का है, भास्कराचार्य का है। और भास्कराचार्य का एक और रचना था, वो भी हम लोग क्या देखे थे कि भास्कराचार्य का एक और रचना था जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये सभी जो है वो भास्कराचार्य का ही रचना है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। ये जो गणित का पुस्तक है, ये गणित का जो ग्रंथ है, ये पद के मतलब ये गद्य के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये मतलब बोलते हैं ना पद के फॉर्म में है, पोएम के फॉर्म में है। तो ये काव्यात्मक शैली में लिखा हुआ और ये श्लोक यानी कि मंत्रों के रूप में लिखा हुआ है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है। तो हम लोग जानते हैं कि भास्कराचार्य जो है वो सिद्धांत शिरोमणि लिखता है और उसी का ही एक भाग होता है लीलावती। तो उसका भी रचना कौन किया है? तो भास्कराचार्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये दिया है आपका IAS में 2012 में, और ये मेरे को नहीं लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है, इसका केवल हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये जान सुन लीजिए केवल हल्का सा आप। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाया। अंग प्रत्यारोपण कहने का अर्थ है आपका मतलब कि ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट, बोलते हैं ना कि ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं आप, तो इस तरह तो ट्रांसप्लांट जो है संभव नहीं हो पाया गुप्त काल के बाद। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी के भारत में त्रिकोणमिति में जय यानी कि सैन, कोज्य यानी कि कोसाइन और उत्क्रम जय यानी कि इन्वर्स सैन के सिद्धांत जो है वो ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। और सूर्य सिद्धांत किनका लिखा हुआ, आर्यभट्टियम किसका लिखा हुआ, आप देख बताइएगा। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन मतलब ये गुप्त काल बहुत ज़्यादा आपका क्यों इतना ज़्यादा विख्यात था, इसको क्यों स्वर्ण युग कहा जाता था। केवल सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण नहीं, सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था और वो कहाँ स्थित था? तो वो आपका पाटलिपुत्र में। हम लोग जानते हैं कि चीनी यात्री जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक ना। गुप्त साम्राज्य का स्थापना करता है श्रीगुप्त के बाद राजा बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि एक महान सम्राट रहता है चंद्रगुप्त वंश का ही। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनता है समुद्रगुप्त, ठीक है ना, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद राजा बनता है फिर से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर से नहीं मतलब दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, पहले चंद्रगुप्त प्रथम था, अभी चंद्रगुप्त द्वितीय आया, जिसके शासनकाल में जो है फाहियान आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनता है कुमारगुप्त प्रथम, ठीक ना, जिसको हम लोग गोविंद गुप्त भी कहते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है आपका स्कंदगुप्त, जिसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण होता है। और स्कंदगुप्त के बाद राजा बनता है विष्णुगुप्त, ठीक है ना। और गुप्त वंश का ये अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त। तो जब फाहियान जब भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो वो एक भारत में ना एक अस्पताल का भी जिक्र करता है जो कि आपका पाटलिपुत्र में देखने को मिलता है। इसका एक्सप्रेशन देखिए, चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 मतलब 9 ठो विद्वान रहते थे, जिनको जो है वो क्या कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। क्या कहते थे हम लोग उसको? नवरत्न कहते थे।
यहाँ तक तो हम सभी को पता था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था छपनक। ये छपनक जो है वो आपका फलित ज्योतिष के विद्वान थे। तो छपनक जो है आपका फलित ज्योतिष के विद्वान थे, यहाँ तो हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक आपका वररुचि, ये भी उसके दरबार में ही था। इसके बाद देखिए शंकु, तो शंकु भी एक दरबार ही था। शंकु जो था वो आपका वास्तुकार था, ठीक है ना। शंकु जो था वो आपका वास्तुकार था। अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह जो है वो आपका कोषकार होता है। अमर सिंह कोषकार, याद रखिएगा। तो वरुचि, शंकु, छपनक, अमर सिंह सब रहता है। शंकु जो है वास्तुकार रहता है, अमर सिंह जो है वो कोषकार होता है। ये सब समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद कालिदास भी इसमें होता है, धन्वंतरि भी होता है। छपनक जो है वो आपका फलित ज्योतिष के विद्वान होते हैं। अमर सिंह कोषकार, शंकु जो है वास्तुकार, बेताल भट्ट और घटकरपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है वराह मिहिर। वराह मिहिर जो है वो आपका खगोल विज्ञानी होता है। इसके अलावा वररुचि भी रहता है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 9 गो होते हैं। यहाँ देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कौन थे? तो कालिदास थे। जबकि छपनक रत्न की बात करें तो ये आपका फलित ज्योति यानी कि एस्ट्रोलॉजर साहब थे। तो छपनक जो है वो फलित ज्योतिष यानी कि इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो ये एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये आपका एमपीपीसी में पूछा गया था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो हम सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और ये जो है आपका नवरत्नों में, मतलब नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी ने इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहली बार कौन बतलाया कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ऑप्शन है इसका ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और भास्कर। तो हम सभी को पता है ये आपका आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये आपका 64वां बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप कि आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध जो है वो गणितज्ञ थे, हम सभी को पता है। इनकी प्रमुख कृति की बात कीजिएगा तो वह आपका आर्यभट्टियम, ठीक है। और इन्होंने गणित के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के चारों ओर जो है वो परिभ्रमण करती है। पृथ्वी जो है अपने धुरी के चारों ओर अपने एक्सिस में ही वो घूमती है। और यही घूमने के कारण जो है वो पृथ्वी अगर घूमती है, इसी कारण जो दिन और रात होता है। बताइए, सबसे पहले इतना ही बता दिया था साइंटिस्ट लोग से भी पहले। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 की बात की जा रही है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इनमें से लिखा हुआ कौन जो है वो गुप्तकालीन जो है स्वर्ण मुद्राएं है? तो हम लोग जानते हैं गुप्त काल में बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा वगैरह चलता था, बहुत फेमस था उसमें, ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल के समय उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होता है, जहाँ से व्यापार होता है। तो अगर कोई सामान मिलेगा, कोई सिक्का वगैरह मिलेगा तो वहाँ पर उज्जैन में देखने को मिलता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, हम सभी को पता है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो कि स्थानीय लेन देन में शामिल होते हैं। अगर व्यापार के लिए सब देखेंगे तो जो है वो स्वर्ण मुद्रा चलाता था, जिसको अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया, दिनार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो स्थानीय लोकल लेन देन के लिए उन लोग चांदी के सिक्के चलाते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग जो है दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। दैनिक क्रय विक्रय में जो है वो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। आप जानते थे पहले हम लोग सुनते थे 1 कौड़ी 2 कौड़ी, तो कौड़ी जो है इसे सिक्का कहा जाता था। हमारे दादाजी पिताजी के समय ये चलता था, से 20-25 साल पहले की बात की जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि स्थानीय लेन देन के लिए चांदी के सिक्के चलते थे, जिसको कौड़ी कहा जाता था। बाकी व्यापार वगैरह के लिए बड़े के लिए हम लोग स्वर्ण मुद्राओं का जो है वो जो प्रचलन था, जिसको हम लोग दिनार कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो वही आपका ऑप्शन नंबर बी दिनार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? जो आपका रजत मतलब कि क्या होता है? चांदी के सिक्के।
तो चांदी के सिक्के को क्या नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था रूपक। रूपक। ऊपर हम बता दिए थे आपको क्या, तो ऊपर बता दिए थे हम कौड़ी, तो कौड़ी नहीं होगा। याद रखिए कि दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का उपयोग करते थे और स्थानीय लेन देन के लिए चांदी के सिक्के का उपयोग करते थे, ठीक है ना। और चांदी के सिक्के जो है इसको रूपक कहा जाता था, और सोने के सिक्के को क्या कहता था, दिनार, और चांदी के सिक्के को रूपक, ठीक है ना। और जो दैनिक जीवन के लिए यूज करते थे उसको बोलते हैं कौड़ी, कौड़ियों का उपयोग करता था। गुप्त शासक के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा इस समय से पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध अगर प्राप्ति दिखे तो वो आपका राजस्थान का बयाना, जो कि भरतपुर जिला है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के जो सिक्के होते हैं इनको रूपक या फिर रुपयक कहा जाता था, और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। तो सोने के मुद्राओं को दिनार, जबकि चांदी के मुद्राओं को रूपक या फिर रुपयक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले कौन गुप्त शासक रहता है जिसने सिक्के जारी करवाए थे, तो हम सभी को यह बात पता होना चाहिए। हम लोग जब चंद्रगुप्त, देखिए हम लोग जानते हैं गुप्त वंश का स्थापना करता है सबसे पहले श्रीगुप्त 240 में, ठीक है ना। 240 AD में स्थापना करता है, 280 तक ये शासन करता है, तो मतलब 40 साल ये शासन करता है, 240 से लेकर 280 तक। फिर 280 से लेकर 320 तक जो है वो आपका इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच वो शासन करता है। घटोत्कच के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम आता है शासन करता है, और वो जो है वो 319-20 में ये राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग ये यहाँ तक जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि यह महाराजा धीराज की उपाधि भी लेता है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जो है वो सिक्के जारी करवाए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। तो यही जो है वो आपका सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी करवाता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जो है वो जारी करवाए गए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि महान शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासकों जैसे कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा भी सिक्के जारी करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। हम लोग जानते हैं कि श्रीगुप्त द्वारा स्थापना होता है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी है आपका घटोत्कच, लेकिन इन दोनों सिक्को जारी करते हैं कि नहीं जारी करते इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता है, और जानकारी जो मिलता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम से मिलता है, इसलिए हम लोग पहला ही मानेंगे उसी को। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन परंतु इसका जो काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है। हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त भी समुद्रगुप्त भी जो है वो सिक्के जारी करता है, लेकिन समुद्रगुप्त जो है सिक्के जारी करता है हम लोग जानते हैं, लेकिन वो जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त का। फाहियान भी जो है, फाहियान बोल ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्का चलवाता है। हम लोग जानते हैं कि वो शकों पे विजय पाने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो चांदी के सिक्के भी चलवाता है, लेकिन इसका भी क्रम जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है। यहाँ बोला जा रहा है पहला है, तो इसलिए पहला के अनुसार देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो क्या बोलते थे, स्त्री और जो शूद्र लोग हैं उन लोग कौन भाषा की यूज करते थे, तो उन लोग जो है उन लोग प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे। हम लोग जानते हैं गुप्त काल में जो है अपना जो है संस्कृत भाषा का यूज बहुत ज़्यादा होता था, तो संस्कृत भाषा का यूज जो है बड़े लोग करते थे, बड़े अधिकारी लोग करते थे, राजा महाराजा करते थे। वहीं अगर हम लोग देखें तो जो स्त्री है और जो आपका शूद्र लोग हैं उन लोग जो है वो लोग प्राकृतिक भाषा का यूज करते थे, और उच्च वर्ण के लोग जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि सती प्रथा का प्रथम जो है अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है हम लोगों को, तो सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सती प्रथा के बारे में भी, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा का जो पहला जो लिखित साक्ष्य है वो आपका एरन अभिलेख से मिलता है, और एरन अभिलेख का जो है किस शासक का है, तो आपका भानुगुप्त का है, ये गुप्त काल का ही होता है, तो भानुगुप्त का ही है। तो ये जो एरन अभिलेख है जो कि भानुगुप्त का है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त होता है, यानी कि एरन अभिलेख से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का जो उल्लेख मिलता है, ठीक ना। और ये एरन अभिलेख किस शासक का है, तो हम लोग वो भी जानते हैं कि जो एरन अभिलेख है वो आपका भानुगुप्त का है। भानुशंकर याद है ना, डॉक्टर एक हजारीबाग में है, तो भानुगुप्त का ही है एरन अभिलेख। और इस अभिलेख में जो है एक गोपराज नामक एक सेनापति होता है, इसका
सत्य होने का जिक्र या उसका उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने करता है। तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त संवत का जो स्थापना है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम, हम लोग जानते हैं जब चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो राजा बनता है, सबसे पहले देखिए श्रीगुप्त ये गुप्त काल का स्थापना करता है 240 से लेकर 280। उसके बाद 200 मतलब 80 से लेकर 320 तक जो है वो आपका 320 तक जो है वो आपका घटोत्कच राजा बनता है। फिर 319-20 में ही जो राजा बनता है कौन, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319-20 में ही राजा बनता है, कहीं 19 मिलता है कहीं कहीं 20 भी मिलता है, इसलिए आप दोनों बता दिए हैं। तो जब ये गुप्त मतलब राजा बनता है और ये महाराजा धीराज की उपाधि भी लेता है, और उसी समय से ये जो है गुप्त संवत जो है इसका स्थापना कर देता है। ठीक है ना, 319 या 20 दोनों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सम्राट और उसका विरुद्ध यानी कि उसका जो उपाधि को बतलाना है। हम लोग जानते हैं कि आपका जो अशोक जो है वो आपका प्रियदर्शनी का उपाधि है, उसको मिलता है। इसके अलावा देखिए हम लोग तो समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो है वो आपका परम भागवत, अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक इसका उपाधि लेता है, यानी कि परक्रमांक इसको बोल सकते हैं, विक्रमांक को ही। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका विक्रमादित्य का उपाधि लेता है, यानी कि सी का 4। और बात जाता है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के बारे में याद रखिएगा कि ये स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होता है, और ये लास्ट में ये किसका उपाधि लेता है, तो ये आपका कर्मादित्य का उपाधि लेता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा अशोक प्रियदर्शनी या प्रियदर्शनी, तो ये सही हो जाएगा आपका। देखिए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख जो है विशेषता है। तो नगरों का जो है क्रमिक पतन किस काल का एक प्रमुख विशेषता है, तो वो आपका गुप्त काल का। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। पाटलिपुत्र जैसा इतना फेमस जो नगर है वो भी अपना जो है प्रतिष्ठा खो चुका था ह्वेनसांग के आगमन तक। पहले फाहियान आता है, ह्वेनसांग तो बाद में आता है। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आता है, जबकि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। आगे देखिए, मथुरा जैसे प्रमुख नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास की जो है वो प्रमाण देते हैं। तो गुप्त काल का जो है वो नगर जो था उसका जो है क्रमिक ह्रास हो जाता है। ठीक ना, ये भी जानिएगा आप। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये बात देखने को मिलता है हम लोगों को कि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गुप्त काल। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो दान में दिए थे। तो गुप्त वंश के जो शासक थे वो मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करते थे और बहुत ज़्यादा गांवों को दान कर देते थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को ही सौंप दी जाती थी। बोला जाता था कि आपको मतलब कि आप यहाँ पे ब्राह्मण हैं, आप मंदिरों में पूजा पाठ करवाते हैं, तो आपको एक गांव दे दिए हैं, उस गांव में जो भी खेती होगा, जो भी उत्पादन होगा, तो उससे जो भी कर होगा, उत्पन्न होने वाली जो भी आय होगी वो सब आप ही ले लीजिएगा। ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी आप पता चलिएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा का जो प्रारंभ है वो आपका सातवाहन शासकों ने किया था, और इसको गुप्त काल में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा देता है। हम लोग जानते हैं कि एक आपका नानाघाट अभिलेख है,
और नानाघाट अभिलेख है उसमें सबसे पहले भूमिदान जो है ब्राह्मणों को देने को देखने को उसका उल्लेख मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि जिसमें ना नानाघाट अभिलेख में बताया जाता है कि एक अश्वमेध यज्ञ होता है और एक जो है अश्वमेध यज्ञ में जो है एक गांव दे दिया गया था, ठीक है ना। तो सातवाहन जो है सबसे पहले ब्राह्मणों को जो है वो भूमि देने का प्रथा को प्रारंभ करता है और गुप्त काल में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हम सभी को पता है ये आपका गुप्त काल को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कि गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है और इस काल को क्लासिकल युग यानी क्लासिकल एज या फिर भारत का पेरिकलन युग भी कहा है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार है। जैसे कि महान सम्राटों का काल था ये, इसलिए इसको गुप्त काल कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे श्रेष्ठ शासन था। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आर्थिक समृद्धि था। यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता का ये काल था, इसलिए भी इसको जो है ये स्वर्ण काल कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल था ये। इसके अलावा साहित्य, विज्ञान एवं कला इन सभी का यहाँ पे उत्कर्ष काल था ये, इसलिए इसको जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो स्वर्ण काल था गुप्त काल प्राचीन भारत का। इसको हम लोग डिटेल से बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है मेंस के क्लासेस में, ठीक है ना। वहाँ पर और भी डिटेल से हम लोग जानेंगे कि जो गुप्त काल को जो स्वर्ण युग कहा जा रहा है ये मिथ है या फिर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई है? तो वो है आपका गुप्त काल, मौर्य काल, चौलो, इनमें से किसी में भी नहीं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो देखिए ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों को हमेशा दबाया गया है, पुरुषों के अधीन मतलब हमेशा रखा गया है, पुरुषों के समान उसको कभी भी ये नहीं दिया गया उसको अधिकार। केवल ये अधिकार मिला था कुछ समय के लिए आपका ऋग्वैदिक काल में। हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्री जो है वो भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, उनको भी राजनीतिक अधिकार था, है ना, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में भी नहीं मानी जा सकती है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो सती प्रथा भी देखने को मिलता है आपका जो है वो एरन अभिलेख में, है ना, जो कि आपका भानुगुप्त राजा के अभिलेख रहता है एरन अभिलेख, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। आगे देखिए गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो अभी आपको बताया गया था कि भू राजस्व जो है वो कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक हुआ करता था, है ना। तो 1/4 से लेकर 1/6 तक। यहाँ तो ऑप्शन दोनों हैं, उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग। अब बीपीएससी किसको माना है? तो आपका बी, तो उपज का छठा भाग यानी कि 1/6, तो यानी कि क्या बोले हम, कुल उत्पादन का 1/6 भाग ये लिया जाता था, इसको मानिए, 1/4 नहीं मानिएगा। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, यानी कि राज्य की भूमि पर जो कृषि करते थे, है ना, तो राजकीय भूमि पर जो भी कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः जो है वो षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या फिर भागकर कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो है भूमि कर को क्या कहते थे? उद्रंग या फिर भागकर ये कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसमें आर्थिक जो है वो उपयोगिता के आधार पे भूमि को कई प्रकार में बांट दिया गया था, जैसे कि क्षेत्र जो कि कृषि करने के लिए भूमि था, वास्तु जो कि वास यानी रहने योग्य भूमि था, चारागाह भूमि जो कि पशुओं के चारा योग्य भूमि था, सील यानी कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं था, अप्रहत या ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ये सभी जानते थे। और सिंचाई के लिए यहाँ पे रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये सभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है पॉइंट जानते थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो हम लोग जानते हैं 1/6। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए
कि किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था। अपहृत तो अभी बताया गया था कि क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य भूमि, वास्तु यानी कि वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि यानी कि पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील यानी कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, और अपहृत यानी कि ऐसी भूमि जो जंगली हो। तो अपहृत कहने का मतलब है घने जंगल वाली भूमि या बिना जोती हुई जंगली भूमि, तो ये जंगली भूमि होता था, है ना। अपहृत मतलब ये होता था, अपहृत जो है वो आपका ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, है ना। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, सील। और पशुओं के चारा के लिए यूज भूमि, तो उसको चारागाह भूमि। तो वह भूमि जो जोता ना गया हो उसे अपहृत भूमि कहते थे। और गुप्तकालीन भूमि का एक पद यानी कि ये एक टर्म था। ये आपका 60 और 62 बीपीएससी दोनों में पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 70 की भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका कुलियावाप है और आपका द्रोणवाप है, तो कुलियावाप और जो द्रोणवाप है ये किसको दर्शा रहा है, तो ये जो है आपका भूमि के माप को दर्शाता है, तो भूमाप को दर्शाता है। तो ये वाला भी पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो भूमाप यानी कि भूमि के माप को हम लोग क्या कहते थे उसमें गुप्तकाल में, तो हम लोग कुलियावाप या फिर द्रोणवाप कहा जाता था। तो कुलियावाप, द्रोणवाप एवं आधवाप भूमि की जो ये माप की इकाइयाँ थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो कर रहित यानी कि जिसके ऊपर टैक्स ना लगे। तो जानते हैं हम लोग केवल ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को जो भी भूमि दी जाती थी उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था। और वहाँ पे जो भी उपज होगा तो वो उसका उपज से होने वाला आय भी ब्राह्मणों को ही मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भी भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहर कहा जाता था। तो अग्र जो हर है, अग्रहर, वो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। और ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का जो है वो पूर्ण स्वामित्व होता है। धारक मतलब कि जो जिसको मिला है पूरा उसका ऑनरशिप है। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य जो था वो आपका धार्मिक था और आपका शैक्षणिक था, और कोई भी नहीं था, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। जो सिंचाई कर है, तो सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। तो हम लोग जानते हैं कि सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का यूज होता था, है ना। सिंचाई के लिए जो है सिंचाई कर को, अच्छा सिंचाई के लिए जो टैक्स लगता था उसको हम जानते हैं। सिंचाई के लिए पहले ना रहत और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए उपकरण है, लेकिन सिंचाई के लिए भी टैक्स लगता था। उस टैक्स को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका जो है वो उदक भोग। तो सिंचाई टैक्स को क्या कहा जाता है, तो उदक भोग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा गया है और हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उर्दंग या फिर उदंग कहा गया है। भूमि कर को, तो भूमि कर को क्या कहा गया है, उर्दंग कहा जाता है गुप्त काल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से जो है वो लिया जाता था क्या, तो टैक्स वगैरह। आगे देखो, तो इतना याद रखिएगा कि प्राचीन काल में सिंचाई कर को उदक भोग कहा जाता था और हिरण्य जो है वो मौर्य काल में लिया जाने वाला एक नगद था, ठीक है ना। और अगर उपरनिका की बात करें तो उपरनिका भूमि जो है वो अस्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था उपरनिका टैक्स। और अगर उद्रंग की बात करें या उर्दंग की बात करें तो ये आपका गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को कहा जाता था, उर्दंग भूमि कर को। तो भूमि कर को उर्दंग भी कहा जाता था। तो ये चारों समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल क्यों प्रसिद्ध था, तो वो आपका जो है वो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कठूरा तथा चौल किस लिए विख्यात था। तो ये जो है वो आपका ये जो नाम बता रहे हैं विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, जिनका नाम क्या क्या था, तो आपका घंटाशाला, कदूरा, चौल, ये सभी वहाँ पे फेमस था। तो घंटाशाला, कदूरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बड़े बंदरगाह शहर थे
जहाँ से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कदूरा जहाँ पूर्वी तटीय बंदरगाह थे, वहीं चौल जो है वो आपका पश्चिमी तटीय बंदरगाह था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कि तोरमान किस जातीय दल का था। तो तोरमान जो था वो आपका हुन का था, हुन का जाति का था। तो तोरमन जो है वो तोरमन भारत पर दूसरे हुन आक्रमण नेता रहते हैं तोरमन। तो हम लोग जानते हैं कि स्कंदगुप्त के समय में हुन आक्रमण होते रहता है बहुत ज़्यादा। तो हुन आक्रमण में एक देखिएगा राजा का नाम याद रखिएगा, तो तोरमन होता है। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में सामंत था। इतना आप याद मत रखिए, याद रखिए कि जो तोरमन है वो हुन से संबंधित था, हुन शासक था एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। तो तोरमन भी हुन शासक था और मिहिर कुल भी जो है वो भी आपका जो है वो हुन शासक था। आगे देखिए, अहीन जो है मिहिर कुल है जो कि हुन शासक था, इसको यशोधर्मन ने हराया था। किसने? तो यशोधर्मन ने। यहाँ देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ये ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरीके से पराजित किया गया था। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इतना याद रखिएगा कि ह्वेनसांग बताता है, ह्वेनसांग के द्वारा ये जानकारी मिलता है, और एक अभिलेख भी रहता है जिसका नाम है मंदसौर। तो मंदसौर लेख से भी ये प्राप्त होता है कि सबसे पहले गुप्त काल का जो नरसिंह गुप्त बालादित्य है वो, और बाद में फिर जो है यशोधर्मन है वो, ये दोनों जो है वो मिहिर कुल को हराता है। तो पहले हराता कौन है? तो आपका नरसिंह गुप्त बालादित्य। बाद में कौन हराता है? तो बस यशोधर्मन। तो यहाँ पे अगर नरसिंह गुप्त बालादित्य भी रहता है ना, तो उसको भी हम लोग सही मानते हो, क्योंकि पहले वो हराया, बाद में यशोधर्मन हराया। ये देखिए आपका 2016 में पूछा गया था झारखंड पीसीएस में कि चीनी यात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया। तो छठी शताब्दी में, तो छठी शताब्दी की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग फाहियान हम जानते हैं फाहियान कब आया है, तो फाहियान जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है ना, ये हम लोग तो जानते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर सुन युंग की बात करें तो सुन युंग जो है वो आपका 518 जो है वो ईस्वी में आता है, यानी कि एडी में आता है ना, और ये आपका छठी शताब्दी में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छठी शताब्दी की बात की जा रही है, किसका? तो छठी शताब्दी का बात किया जा रहा है। तो फाहियान यहाँ से उत्तर नहीं होगा, बल्कि सुंग युन होगा। तो चीनी यात्री सुन युंग 518 ईस्वी में भारत आया, और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की। ठीक ना। तो सुन युंग ये भी आपका जो है वो चीनी यात्री होता है, वो भारत आता है 518 में, यानी कि छठी शताब्दी में, और ये आपका जीपीएससी में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आपका 60 और 62वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन कि चीनी यात्री सुन युंग भारत की यात्रा पे कब आता है। तो हम लोग जानते हैं 518, और ये जो है अपना 3 साल रहता है। तो 518 से देखिएगा तो 521, 518 से 521 है ना। तो देखिए 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी, और अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ जो है वो एकत्रित किया था। तो ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था, जेपीएससी में पूछा गया था। देखिए एक आपका 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो वह आपका समुद्रगुप्त के पास। तो ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में जब लूसेंट पढ़ते ये इसमें डाटा नहीं लिखा हुआ ये सब, और ये आपका एक तरह से बिहार स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पे बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार स्पेशल के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये बिहार स्पेशल के लिए पूछा जा रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार यहाँ पे गया की बात की जा रही है, बौद्ध गया की, है ना। तो गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए जो है वो समुद्रगुप्त के पास जाता है। चीनी यात्री के अनुसार ये पता चलता है कि श्रीलंका का एक शासक होता है जिसका नाम है मेघवर्मन, और मेघवर्मन जो है वो गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति लेने के लिए जाता है समुद्रगुप्त के पास। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है वो समकालीन श्रीलंका यानी कि सिंहल का शासक होता है मेघवर्मन। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था, और गुप्त नरेश की आज्ञा से बोधि वृक्ष
के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार जो है वो विहार का निर्माण करवाया था। ये आपका 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। इसका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं, ये केंद्रीकृत नहीं था पूरा। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, सही बात है, क्योंकि भूमिदान की परंपरा को पहले बढ़ाया था सातवाहनों ने, फिर उसको कंटिन्यू किया इन्होंने, गुप्तों ने। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी पूरी तरीके से। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का ये राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, ठीक है ना, ये भी समझ लीजिएगा। गुप्त शासक पूरी तरीके से केंद्रीकृत नहीं था, इसमें कई सारे भागों में इसको बांटा गया था, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग गुप्त काल की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग ये बात पढ़े थे हम लोग इसमें यहाँ पे कि भू राजस्व जो है वो कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 तक होता था, और मेनली इसका साक्ष्य 1/6 ही माना जाता है। गुप्त काल में बलात्श्रम यानी कि वृष्टि ये राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और इसे जनता के द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था, तो बलात्श्रम भी था। इसे राज्य के लिए एक स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाले प्रकार कर माना जाता था, यही उत्तर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रुद्रपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में वृष्टि वेगार बलात्श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था, ठीक है ना। तो जैसे टैक्स आता था उस तरह आपका बलात्श्रम भी आता था, उसका भी एक टैक्स जो है वो फिक्स हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव यानी कि उद्भूत यानी कि ऑरिजिनेट हुआ है, तो कहाँ से, तो आपका भारत में ही हुआ शतरंज का खेल, चीन, इंडोनेशिया, ईरान में नहीं। तो शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ यानी कि ऑरिजिनेट हुआ है। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है, और भारत से ये ईरान गया, और ईरान के बाद तत्पश्चात ये पूरे यूरोप में फैल गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, इसका विषय क्या था, तो ये जो है वो देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि ये धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा इसमें लिखा गया था। तो शूद्रक एक राइटर रहते हैं, इनका रचना है मृच्छकटिकम, ठीक है ना। तो देखिए शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के बारे में भी हम लोगों को रोचन सामग्री मिलता है देखने को। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर भी प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी रहते थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का भी अधिकार मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवा एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के बारे में लिखा गया है। तो जो आपका ये जो है मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया, इसमें गुप्त काल के बारे में भी जानकारी मिलता है, और इसमें साथ ही साथ जो है वो आपका प्रेम कहानी भी देखने को मिलता है वसंत सेना के बारे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर प्राचीन सांख्य दर्शन की बात करें तो उसमें योगदान जो है वो आपका कपिल का है। किसका, तो कपिल का है। तो सांख्य दर्शन प्रमुख भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में से एक है। तो सांख्य दर्शन जो है वो प्रमुख भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का जो है प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र ग्रंथ की जो है वो रचना की है। तो सांख्य सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वो किया है महर्षि कपिल ने किया है। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 85 कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक क्या है, तो हम लोग सभी को पता है वो आपका सांख्य दर्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं, यहाँ जी के जेपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है, जेपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कई सारे ना दर्शन विचारधाराएं यहाँ से निकल के आती है, जैसे कि रूढ़िवादी विचारधारा, सांख्य विचारधारा, योग विचारधारा, फिर आपका है न्याय विचारधारा, आपका वैशेषिक विचारधारा। इसके अलावा देखिएगा तो मीमांसा विचारधारा आपका आता है। उसके बाद वेदांत विचारधारा, नास्तिक विचारधारा, लोकायत या फिर जो है वो आपका चवार्क विचारधारा, आजीवक है, अज्ञान है, इन सभी के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग बात करें सांख्य विचारधारा का, तो सांख्य जो है वो दर्शन शास्त्र के जो है प्राचीनतम विचारधारा है। सांख्य का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या फिर कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अगर हम लोग सांख्य की बात करें तो इसके प्रवर्तक है आपके कौन, तो कपिल। योग की बात करें, यहाँ पे देखिए सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है, ठीक है, इसका कपिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मीमांसा की बात करें, तो मीमांसा भी आपका दो भागों में बटा हुआ था, एक था आपका पूर्व मीमांसा, एक आपका उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का कौन है, तो आपके है वो है आपका जैमिनी। अगर इसके अलावा देखिए हम लोग उत्तर मीमांसा का, तो उत्तर मीमांसा का आपका आजीवक है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो न्याय का, तो न्याय का आपका दो ठो देखने को मिलता है, एक आपका न्याय का गौतम भी देखने को मिलता है और न्याय दर्शन का आपका कहीं कहीं पे लोकायत भी देखने को मिलता है। इसको आप थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, तो हम लोग सांख्य दर्शन जानते हैं किसके द्वारा, तो कपिल के द्वारा। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो गौतम के द्वारा जो है वो आपका न्याय, गौतम के द्वारा न्याय को प्रतिपादित किया गया है। जैमिनी के द्वारा जो है वो आपका मीमांसा को प्रतिपादित किया गया है, वो भी पूर्व मीमांसा, जबकि उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन आजीवक ने किया है। किसने, तो आजीवक ने किया गया है। इसके अलावा अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि जो है वो आपका योग मीमांसा का ये करता है, योग मीमांसा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये आपका लूसेंट में दिया हुआ है दर्शन विचारधाराएं, यहाँ से ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ देखिए यहाँ से भी जो जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में या संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकारता है। तो जब हम लोग सांख्य दर्शन की बात करते हैं, इसमें सांख्य का अर्थ होता है गिनना, और इस विचार धारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या फिर कारक नहीं बल्कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाना है। और यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक संताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है और इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा जो है वो प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष और शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। और सांख्य विचारधारा का अगर हम देखें तो इसके प्रवर्तक रहे हैं कौन, तो वो रहे हैं कपिल, ठीक है ना। यहाँ तक सही आपको पता होना चाहिए। तो आत्मज्ञान को मुक्ति मिलना, यही सब आत्मज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है कौन, सांख्य दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ये आपका कथन 1 और कथन 2 पूछा गया है। बोला गया कि कपिल सांख्य दर्शन के सबसे पुराने प्रणेता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर ये कथन नंबर 2 देखिए, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा हुआ है, किसी देवी सत्ता के द्वारा नहीं, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होती है। तो प्रकृति यानी कि नेचर है, इसकी शक्तियों के द्वारा निर्मित भी होती है, संचालित होती है। यह दर्शन जो युक्त चिंतन और तर्क में भी विश्वास रखता है, ये किसी दैवीय शक्तियों की बात नहीं करता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 89, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो हम सभी को पता है योग दर्शन का, तो वह है आपका पतंजलि।
अगर हम लोग जैमिनी की बात करें तो जैमिनी जो आपका है ये आपका पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक रहे हैं, जबकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक जो है वो आपका आजीवक रहते हैं। गौतम की बात करें तो ये आपका न्याय के जो है वो प्रवर्तक रहते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। शंकराचार्य के बारे में कहीं वैसा कुछ जिक्र तो नहीं मिला है कि शंकराचार्य क्या है सो, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए कि जो आपका वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से ही प्रस्थान त्रयी कहा जाता था। जैसे वेद त्रयी कहा जाता है उसी तरह प्रस्थान त्रयी कहा जाता है किसको, तो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ही, ठीक है ना, जिसका जिक्र सबका वेदांत दर्शन में देखने को मिलता है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन रहते हैं, तो पतंजलि। इसका देखिए महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। अब देखिए हम लोग आज का लास्ट क्लास देखते हैं कि योग के आविष्कारक कौन रहते हैं। तो हम सभी को पता है पतंजलि रहते हैं योग के आविष्कारक, रामदेव बाबा तो बहुत बाद में आते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक ही रहने देंगे, इसके बाद हम लोग कल इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए गुप्त काल तो हम लोग इसमें पढ़ ही रहे हैं, गुप्त काल हो जाएगा इसी में कवर, आपका गुप्तोत्तर काल भी कवर हो जा रहा है। इसके अलावा जो प्राचीन भारतीय जो दर्शन की जो विचारधाराएँ हैं वो विचारधारा भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और ये विचारधारा आपका आगे देखने को मिलती है। ये आपका जीपीएससी में जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो है आपका दर्शन की विचारधाराएँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर क्वेश्चन हम दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि क्वेश्चन नंबर 21 देखिए लीजिए, वो जीपीएससी में पूछा गया ना कि 2021 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका दर्शन की जो विचारधाराएँ हैं, ये 7-8 गो दर्शन की विचारधाराएँ हैं, इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसी में ही जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, टोटल इसमें 170 क्वेश्चन है, और ये जब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो हम लोगों का प्राचीन भारत में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत को बहुत ही जल्द भी हम लोग समाप्त कर देंगे। ये देख लीजिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में, घटना चक्र में, तो आप बस बने रहिएगा और इसको एक एक करके देखते चलिएगा। इसमें लगभग 170 क्वेश्चन है लगभग, देखिए 170 क्वेश्चन है ना, तो 170 क्वेश्चन जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और आपका दर्शन विचारधाराएँ ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की ओर चलेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आज हम लोग 90 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। पिछले क्लास में 45 क्वेश्चन, आज की क्लास में 45 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन, और हम लोग को जाना है 170 तक, तो 2 क्लास और लगेगा, फिर ये वाला जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।